नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या ट्रंप रूस से अपने इतिहास को भुलाओ फायदे के लिए हाथ मिलाने की ठान चुके हैं और इसीलिए जेलेंस्की को घर बुलाकर धमकाया और अमेरिका की शर्तों पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाया। लेकिन इस धमकी और दबाव के आगे जेलेंस्की झुके नहीं। ऐसा क्यों? जबकि जेलेंस्की जानते हैं कि अमेरिका के पीछे हटने से जेलेंस्की और यूक्रेन इस जंग को हार जाएगा। तो क्या यूक्रेन को लगता है कि यूरोप उसके साथ आएगा या फिर यूरोप के कहने पर ही जेलेंस्की ने ट्रंप को सीधे अमेरिका में घुसकर आंखें दिखाई? सवाल यह भी कि क्या यूरोपियन संघ वाकई में अमेरिका रूस को टक्कर देने की स्थिति में है और क्या नाटो को अब अमेरिका की जरूरत नहीं है? वो किसी और वर्ल्ड लीडर के जरिए क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की तलाश में है? आज हम आपको बताएंगे अगर यूरोपियन संघ और अमेरिका के बीच जंग हो गई तो क्या होगा और क्या यूरोपियन संघ यूक्रेन को रूस से बचा पाएगा, क्योंकि यूरोपियन संघ में ज्यादातर देश ऐसे हैं जिनमें से किसी के पास परमाणु नहीं है, परमाणु हथियार नहीं, जबकि अमेरिका और रूस दोनों ही परमाणु हथियारों से संपन्न है और कह सकते हैं कि दुनिया के 50% से ज्यादा परमाणु हथियार इन्हीं दो देशों के पास है। तो क्या ट्रंप का वैश्विक टेरर दुनिया को जंग में जबरदस्ती लेकर जा रहा है या फिर अपनी शर्तों पर दूसरे देशों पर कब्जा करने के जरिए शांति की तरफ? और क्या ट्रंप ये सब अमेरिका के कारोबार को यूरोपियन संघ के देशों में फैलाने के लिए कर रहे हैं जिसके जरिए टेरर पैदा हो सके और उन देशों पर अमेरिका का अघोषित कंट्रोल हो सके? वैश्विक स्तर पर 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहे और ये 2 दिन बीते 4 दिनों के अंदर नजर आए। तो सबसे पहले उन 2 तस्वीरों को देख लीजिए जिनसे महायुद्ध या शांति की रूपरेखा तय होनी है। और ये तस्वीरें क्या हैं, जरा इनको एक बार देख लीजिए। एक 28 फरवरी 2025 की तस्वीरें हैं जब जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे थे। जेम्स वैन और डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात हुई और यह इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि व्हाइट हाउस के अंदर किसी राष्ट्रपति के बीच इस तरीके से तीखी तकरार हुई और ट्रंप ने यहां सीधे तौर पर जेलेंस्की को कहा था कि आप दुनिया को 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ लेकर जा रहे हैं और इसके अलावा उन्हें जिम्मेदार ठहराया था इस जंग के लिए। दूसरी तरफ यह तस्वीर है 2 मार्च 2025 की। ट्रंप से नाराजगी के बाद बाकायदा आपातकालीन बैठक बुलाई गई यूरोपियन संघ की तरफ से और यूरोपियन संघ के ज्यादातर देश और यूरोपियन संघ के अध्यक्षों ने बाकायदा यूक्रेन का साथ दिया और कहा कि आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह यूरोपियन संघ अमेरिका से टकरा सकता है? क्या यूरोपियन संघ अमेरिका की नीति के खिलाफ जा सकता है? क्या यूरोपियन संघ अमेरिका के खिलाफ जाकर जेलेंस्की का समर्थन करते हुए रूस को टक्कर दे सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले जरा देखिए ट्रंप जेलेंस्की बहस पर रूस ने क्या कहा। दरअसल हाई वोल्टेज बहस के बाद कूटनीतिक समीकरण तेजी से बदलते नजर आए। रूस के विदेश मंत्रालय ने जहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जमकर तारीफ की, वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को बेईमान नेता करार दिया। रूस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति वेंस ने बेहद धीरज दिखाया और यह किसी चमत्कार से कम नहीं, वरना वो जेलेंस्की पर हाथ भी छोड़ सकते थे जिस भाषा में जेलेंस्की ने अमेरिका के अंदर अमेरिकन राष्ट्रपति से बातचीत की। लेकिन कमाल की बात देखिए, इन सब के बीच में ट्रंप जो रूस के पुतिन के साथ कई दफा गलबैया करते नजर आ गए, दोस्ती कहते हैं, जबकि इतिहास गवाह है कि रूस और अमेरिका कभी दोस्त नहीं रहे। अब ट्रंप रूस में पुतिन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, बल्कि वो क्या कह रहे हैं उसको समझने की जरूरत है। ट्रंप प्रशासन ने रूस के खिलाफ साइबर ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने इसके लिए अमेरिकी साइबर कमांड को आदेश दिए हैं और ये आदेश ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात से पहले ही दे दिए गए थे। इसका मकसद जंग को खत्म करने के लिए रूस को बातचीत में शामिल करना है।
ट्रंप प्रशासन रूस के खिलाफ की जाने वाली सभी कार्रवाइयों का रिव्यू कर रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि यूक्रेन जंग के मुद्दे पर रूस को बातचीत की टेबल पर लाना बेहद जरूरी है। अगर पुतिन के प्रति विरोधी रवैया अपनाया जाता है तो उन्हें टेबल पर नहीं ला पाएंगे और बिना टेबल पर लाए जंग को रोका नहीं जा सकता। लेकिन क्या यूरोप का यूक्रेन के साथ आना या इस जंग में साथ आना इस जंग को खत्म करेगा या आग में घी डालने का काम करेगा? जरा इसको भी समझिए, क्योंकि ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद यूरोप एक होता हुआ नजर आया। यूक्रेन को हथियार देना जारी रखेगा यूरोप और युद्ध में यूक्रेन का साथ देने पर सहमति बनी है। ट्रंप के सामने नया पीस प्लान पेश करने की भी बात यूरोपियन देशों ने कही है। लंदन समिट में तैयार किया गया है नया पीस प्लान, यानी कि शांति का एक नया प्रस्ताव। ब्रिटेन और यूक्रेन की $2 अरब की डील हुई है। यूक्रेन को 5000 एयर डिफेंस मिसाइलें भी ब्रिटेन देगा। अकेले पड़े यूक्रेन के साथ खुलकर सामने आ गया है ब्रिटेन। लेकिन क्या ब्रिटेन के सामने आने से अमेरिका से जंग के मैदान में लड़ा जा सकता है? क्या रूस से लड़ा जा सकता है? इसको समझने के लिए जरा यह समझिए कि यूक्रेन मुद्दे पर लंदन के अंदर जो बैठक हुई, उस बैठक के अंदर वो कौन कौन से बिंदु जिस पर सहमति बनी है। क्योंकि अगर एक शांति प्रस्ताव अमेरिका के पास ही भेजा जा रहा है तो इसका मतलब यह कि यूरोपियन संघ अंतिम वक्त तक चाहता है कि अमेरिका उन्हीं के साथ रहे। नाटो का जिस तरीके से सहयोग करता आया, अघोषित तौर पर लीड करता आया, उसी तरीके से लीड करे। क्योंकि यूक्रेन मुद्दे पर लंदन में 19 यूरोपीय नेताओं की बैठक हुई। बैठक में जेलेंस्की के साथ बहस और ट्रंप के रुख पर भी चर्चा की गई। ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर ने कहा, यूरोप के लिए यह निर्णायक घड़ी है। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए ब्रिटेन, फ्रांस ने वैकल्पिक पीस प्लान तैयार किया। यूरोपीय देशों में यूक्रेन को मदद जारी रखने पर सहमति बनी है। लंदन में हुई बैठक में यूक्रेन का पक्ष मजबूत करने पर भी मंथन किया गया है। युद्ध के दौरान यूक्रेन को हथियार सप्लाई बढ़ाने पर भी बात की गई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बयान इस दौरान आया और उस बयान को यूरोपियन संघ को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। क्योंकि पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसमें 2 अलग अलग फैक्ट हैं। सबसे पहले एक फैक्ट का मंथन करते हैं। जरा देखिए जो कहा गया उसमें क्या कहा गया। उसमें दरअसल कहा गया है कि यूरोप को महाद्वीप की सुरक्षा के लिए ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह एक विरोधाभास है। सुनने में एक कैसा लगता है? 50 करोड़ यूरोप की जनता, इसको जरा गौर से देखिए, 50 करोड़ यूरोप की जनता 30 करोड़ अमेरिकियों से गुहार लगा रही है कि वो 14 करोड़ रशियन से उनकी रक्षा करें। यदि आप गिनना चाहते हैं तो खुद पर भरोसा करें। डोनाल्ड टस्क, प्रधानमंत्री पोलैंड। जरा देखिए कितना इंटरेस्टिंग बयान उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं कि हम काउंटिंग में ज्यादा हैं। यूरोपियन संघ की अगर कुल पॉपुलेशन को देखा जाए तो यह 50 करोड़ है और अमेरिका की पॉपुलेशन 30 करोड़ है। यानी हम अमेरिका की पॉपुलेशन से 20 करोड़ ज्यादा हैं, फिर भी अमेरिका से डर रहे हैं। और इससे भी इंटरेस्टिंग क्या है, वो कह रहे हैं कि रूस की कुल आबादी कुल 14 करोड़ है, यानी कि हमारी आबादी से लगभग 75% कम, और उसके बावजूद हम रूस से टकराने से डर रहे हैं। लेकिन यहां डोनाल्ड टस्क ये भूल रहे हैं कि रूस के पास परमाणु हथियार कितने ज्यादा हैं। वो ये भूल रहे हैं कि अमेरिका के पास परमाणु हथियार कितने ज्यादा हैं, क्योंकि जंग आज के दौर में मैन टू मैन सेना के जरिए लड़ी जाए, ये संभावना नहीं है। हालांकि सेना का भी एक विश्लेषण हम करेंगे कि यूरोपियन संघ वर्सेस अमेरिका, इसमें कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन अंत में हम फिर कहते हैं परमाणु हथियार ही सब पर भारी पड़ता है, क्योंकि 2-4 परमाणु हथियार ही यूरोपियन संघ के तमाम देशों को हमेशा के लिए नक्शे से मिटा सकते हैं। बहरहाल ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर, उन्होंने क्या अपील की है, जरा इसको भी देखिए। यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े होने का वक्त है, यह कीर स्टारमर ने कहा है। यूक्रेन की धरती पर ब्रिटिश जवान तैनात होंगे और यूक्रेन की सुरक्षा चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा।
यूरोप की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। यूरोप को पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। हमें अपनी मजबूती के लिए निवेश करना होगा। कमजोर डील की वजह से पुतिन ने दोबारा हमला किया। यूक्रेन को संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए। साथ मिलकर स्थायी शांति के लिए काम करना होगा। लेकिन यहां भी क्या वाकई में कीर स्टारमर ब्रिटेन के लिए अवसर तलाश रहे हैं? क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि हमारी सेना वहां मौजूद रहेगी, हमारा वहां निवेश होगा। तो अगर निवेश वहां पर होगा, सेना वहां पर होगी, तो यही तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी पीस कीपिंग फोर्स वहां तैनात रहेगी यूक्रेन में, और वहां के जो मेजर मिनरल्स, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसको हम वहां से खनन करेंगे। और ये 500 अरब डॉलर के आसपास की ये डील होगी। तो क्या जो डील अमेरिका करना चाह रहा है वही ब्रिटेन करना चाह रहा है? और क्या इन सबके बीच में यूक्रेन बहस एक कठपुतली बन गया है जिसको सिर्फ यह तय करना है कि उसको किसके हाथों में नाचना है और उससे कितना कम नुकसान यूक्रेन उठा सकता है? क्या सिर्फ यूक्रेन के हाथों में सिर्फ यह बचा है? बहरहाल ब्रिटेन के 3 बड़े फैसले भी जरा देख लीजिए कि वो क्या कह रहा है और वो किस तरीके से अब वही डील कर रहा है जो अमेरिका कर चुका है। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, पहली डील क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि यूक्रेन के साथ हम मिसाइल डील करेंगे, यानी कि अभी जो अमेरिका उसको मिसाइल दे रहा है उसकी जगह अब ब्रिटेन देगा। दूसरा वो क्या कह रहा है? यूक्रेन में अपने जवान भेजेंगे, ये बात कर रहा है। अमेरिका भी यही कह रहा है कि पीस कीपिंग फोर्स को वहां तैनात करेंगे। तीसरा क्या है? डिफेंस में जीडीपी का 2.5% बढ़ाने का ऐलान किया गया है, यह भी कहा गया है। तो यही तो अमेरिका भी कह रहा है। लेकिन क्या वाकई में ब्रिटेन एक ऐसी डील यूक्रेन को दे सकता है जिससे यूक्रेन बच भी जाए, अमेरिका के हाथों बिकने से भी बच जाए और रूस के कब्जे से भी बच जाए? लेकिन इस सबके बीच में एक चीज यूरोपियन संघ क्या भूल रहा है? ट्रंप अपने 500 अरब डॉलर मांग रहा है वापस, और वो कारोबारी है। तो क्या अगर ब्रिटेन डील को तैयार होगा तो क्या वो अमेरिका का पैसा लौटाएगा? और अगर पैसा वो लौटाएगा तो फिर अमेरिकन डील और ब्रिटेन की डील में यूक्रेन के लिए भला क्या अंतर है? तो क्या सिर्फ और सिर्फ इस जंग के बीच में तमाम देश कारोबार को देख रहे हैं? क्योंकि ट्रंप पहले कारोबारी हैं और उसके बाद राष्ट्रपति। और क्या उन्होंने उस वर्ल्ड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर दिया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साथ मिनिमम शर्तों के साथ शुरू हुआ था, नॉर्म्स के साथ शुरू हुआ था? और क्या इन सबके बीच में डीप स्टेट का कोई रोल है जो घबरा रहा है ट्रंप से कि अगर ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ तो डीप स्टेट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? ये कैसे, ये हम आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन जरा ये देखिए कि अगर एक बार के लिए मान ले यूरोपियन संघ यूक्रेन के साथ आकर खड़ा हो गया और इससे जंग के मैदान में उतर गया और अमेरिका से टक्कर होती है, तो अमेरिका वर्सेस यूरोपियन संघ, किसमें कितना दम है, जरा इसको समझिए। सबसे पहले बात करते हैं सैनिकों की। यूक्रेन प्लस यूरोपियन यूनियन, इनके पास 2.6 मिलियन सैनिक हैं। अमेरिका के पास बिल्कुल इसके आधे 1.3 मिलियन है, चीन के पास 2 मिलियन है और रूस के पास 1.1 मिलियन है। अब जरा देखिए, रूस, चाइना और अमेरिका अगर रूस के हित में एक साथ हो जाते हैं तो ये आंकड़ा हो जाता है 4.1 मिलियन, जो कि यूरोपियन संघ और यूक्रेन की सेना से लगभग 2 गुना है। यानी यहां यूरोपियन संघ टिक नहीं पाएगा। लड़ाकू विमान की बात करते हैं, जरा देखिए, यूक्रेन प्लस यूरोपियन संघ, इनके पास जो लड़ाकू विमान है वो 2091 है, जबकि अकेले अमेरिका के पास 1456 है, चाइना के पास 1409 है और रूस के पास 1224 है। इस आंकड़े को भी अगर आप मिला लेंगे तो ये लगभग 3000 लड़ाकू विमान को क्रॉस कर जाएगा, जो यूक्रेन और यूरोपियन संघ के आंकड़े से लगभग 50% ज्यादा है। अब बात करते हैं तोपखाने की। जरा देखिए, यूक्रेन और यूरोपियन संघ के पास 14,400, जबकि अकेले अमेरिका के पास 5,000 है, चाइना के पास 9,500 है और रूस के पास 5,157 है। और यहां भी यूरोपियन संघ टिक नहीं पाएगा। तो सवाल यह है कि यूक्रेन को जो मदद मिल रही है, क्या उस मदद में कोई इजाफा होगा? क्योंकि यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए 2 चीजों की जरूरत है।
एक पैसा और दूसरा हथियार। तो सबसे पहले जरा यही समझ लीजिए कि यूरोपियन संघ के किस देश से यूक्रेन को क्या मिल रहा है और अमेरिका से अभी तक क्या मिल चुका है। एक मोटा मोटा आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। अमेरिका की अगर बात की जाए तो 66 बिलियन डॉलर के हथियार अभी तक यूक्रेन को मिल चुके हैं। लेकिन अगर बात यूरोपियन यूनियन की कर ले, पूरे यूरोपियन यूनियन की कर ले, तो उनसे कितना मिला है जरा देखिए। महज 50 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता मिली है। आप ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए जरा, अकेला अमेरिका 66 बिलियन डॉलर दे रहा है और पूरा यूरोपियन यूनियन सिर्फ 50 बिलियन डॉलर। और ट्रंप इसी मुद्दे को उठा रहे हैं कि अमेरिका का दोहन किया जा रहा है। यूरोपियन संघ यूक्रेन को बचाने के लिए वो सहायता नहीं दे रहा जो उसको देनी चाहिए और अमेरिका इसीलिए यूरोपियन संघ से या कहें कि नेटो को मिलने वाली सेना से सहायता से हट रहा है। बहरहाल जर्मनी, जरा देखिए, 13 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता जर्मनी से यूक्रेन को मिल रही है। इसके अलावा अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से सिर्फ 9 बिलियन डॉलर के आसपास की सहायता मिल रही है। सैन्य सहायता यूक्रेन को इस वक्त मिल रही है, यानी यूक्रेन को जो सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता मिल रही है वो अमेरिका से, जो 66 बिलियन डॉलर के आसपास है। और क्या यही वजह है कि ट्रंप बोल चुके हैं कि नाटो को हेल्प नहीं की जाएगी, नाटो से अमेरिका अलग हो जाएगा। यूरोपियन संघ हमेशा से ही अमेरिका के खिलाफ रहा है, तो क्या यहां से नाटो के खात्मे की शुरुआत हो रही है और साथ में यूक्रेन की। दरअसल वर्तमान घटनाक्रम नाटो के खात्मे की शुरुआत को आगे बढ़ा सकता है। ट्रंप नाटो से अमेरिका के हटने की बात पहले ही कर चुके हैं। ट्रंप का आरोप है कि यूरोपियन देश अपने कोटा का खर्च नाटो में नहीं करते। अमेरिका के नाटो छोड़ने की आशंका पर नाटो चीफ मार्क रुटे ने कहा कि जेलेंस्की को ट्रंप के साथ संबंध सुधारने चाहिए। ट्रंप का दावा है कि अमेरिका यूक्रेन को 10.5 लाख करोड़ रुपए की मदद दे चुका है। यूरोप अब तक यूक्रेन को 12 लाख करोड़ से ज्यादा की मदद दे चुका है। वहीं यूरोपियन संघ के उपाध्यक्ष काजा क्लास का कहना है कि फ्री वर्ल्ड को अब नए नेता की जरूरत है, यानी कि यूरोपियन यूनियन अब यूक्रेन जंग के नाम पर अमेरिका से अपने संबंधों को कम करने की कोशिशों में आगे बढ़ेगा। वैसे भी ट्रंप यूरोपियन यूनियन पर 25% टैरिफ का ऐलान कर चुके हैं। तो अब सवाल यही कि क्या वाकई में दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है और क्या यूरोपियन संघ अब अमेरिका पर अपनी डिपेंडेबिलिटी को कम करना चाहता है और एक ऐसे देश को पावरफुल करना चाहता है जो अमेरिका से टक्कर ले सके। लेकिन क्या ऐसा कोई देश यूरोपियन संघ में है? यकीनन नहीं है। तो क्या चाइना को अपने साथ लेगा? संभावना कम, क्योंकि चाइना फिलहाल रूस के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो जरा पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हैं। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब लगभग 75 साल पुराना वर्ल्ड ऑर्डर बदलता दिख रहा है। दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी के बाद संयुक्त राष्ट्र अस्तित्व में आया। अमेरिका वैश्विक व्यवस्था का सिपहसालार बन गया। लेकिन ट्रंप वर्ल्ड ऑर्डर को बदलना क्यों चाहते हैं? दरअसल ब्रिटेन की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के पूर्व प्रमुख एलेक्स यंगर इसकी वजह बताते हैं और कहते हैं कि हम ऐसे मोड़ पर पहुंच गए जहां अंतर्राष्ट्रीय संबंध नियमों से नहीं आंके जाएंगे। दुनिया अब डिप्लोमेसी और विदेश नीति के नए युग में प्रवेश कर रही है। अब ताकतवर मुल्क और उनके हिसाब से बनाई गई नई रणनीतियों का बोलबाला है। डोनाल्ड ट्रंप यही सोचते हैं, व्लादिमीर पुतिन यही सोचते हैं और शी जिनपिंग भी यही सोचते हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।